हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 16th का सेकेंड पार्ट। 15th प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 16 का भी हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिलता है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में आपके 12 से 13 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में भी आपके जो है 12 से 13 क्वेश्चन। टोटल जो है आपके जो CUT का एग्जाम होगा उसमें आपके रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग भी एक प्रैक्टिस टेस्ट में 25 से 28 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपका जो है आपके दिमाग में ये भी पिक्चर क्लियर है कि भाई 25 क्वेश्चन आने हैं और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन भी आपको मिल सके, ठीक है ना। ताकि जो है आपका क्वेश्चन का कलेक्शन वो तो बढ़ ही रहा है, ठीक है ना, और आपका टॉपिक भी क्लियर हो, ठीक है ना। तो आखिर उस टॉपिक से अगर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप आसानी से कर सके। भाई मैंने जो पढ़ाया क्वेश्चन अगर वो पूछ लिया गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो इसलिए मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन कराता हूं पहले उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि भाई टॉपिक क्या है, कैसे उस टॉपिक के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो आज की जो क्लास है वो आपकी जो है 16th प्रैक्टिस टेस्ट की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस सेट के 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में उसी के आगे हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट क्वेश्चन वो है आपका रीजनिंग, ठीक है ना। ये तो सबको पता ही कि भाई हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें। जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गया कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग जो है बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान। रीजनिंग आपके एग्जाम में इसीलिए आती है कि आपका IQ लेवल चेक किया जा सके कि भाई आप कितना जल्दी सोच पाते हैं कि भाई कोई आसान चीज आपने देखी, आप उसका सही आंसर जल्दबाजी में गलत तो नहीं दे देंगे, यार बहुत आसान है इसका तो आंसर ये होगा। तो वहां पर आपको जल्द आंसर भी देना है और सही आंसर देना है, और वो तभी हो सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। भाई रीजनिंग है तो आसान, लेकिन अब रीजनिंग में जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है, इस टॉपिक का क्वेश्चन होगा कैसे। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। रीजनिंग का हर एक टॉपिक बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है, जो कि मैं आपका बहुत अच्छे से करा रहा हूं। इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ साथ में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया चाहे वो 10 बार पूछा जाए, 10 बार मैं आपको वो टॉपिक बताता हूं कि भाई इसको ऐसे करना है। आप सारे प्रैक्टिस टेस्ट में देखिए जिसमें अगर किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी पूछे गए तो भी मैंने हर बार आपको टॉपिक का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे आप जो है उस टॉपिक के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास जो है 16th प्रैक्टिस टेस्ट की ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हो तो जरूर देख ले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जो क्लास है वो आपकी 13th क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये 13 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 13th क्वेश्चन है आपका, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन सुरेश सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू सुरेश। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की बेटी है। महिला सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, उसकी माँ है कि उसकी कजिन है अर्थात चचेरी बहन है, कि आंटी चाची है, कि सिस्टर बहन है, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका ब्लड रिलेशन से। किस टॉपिक से पूछा गया है? ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध, ठीक है। तो अगर हम बात करें रक्त संबंध की तो जो हमारा एक फैमिली रिलेशन होता है, जो हमारा एक फैमिली रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब अगर हम फैमिली की बात करते हैं, रिलेशन की बात करें
जैसे मेरा चाहे आपका हो चाहे मेरा, चाहे जिसकी बात हम जब धरती पर अवतरित हुए हमने दो लोगों को जाना, एक हमारे माँ और एक हमारे पिता। अब इन्हीं दो ग्रुप में हमारा रिलेशन बढ़ गया, एक पैटर्नल अर्थात पिता वर्ग में, एक मैटरनल अर्थात माता वर्ग में, ठीक है ना। अब पैटर्नल में देखो आपके चाचा हैं, चाची हैं, बुआ हैं, फूफा है, ठीक है ना, दादा हैं, दादी हैं। मैटरनल में मौसा, मौसी, मामी, मामा, ठीक है ना, ये सारे किस में आ गए आपके मैटरनल में। अब इसी में आगे जो है रिलेशन बढ़ा, आपकी शादी हुई, आपकी वाइफ आई, ठीक है ना, आपके साले हैं, साली हैं, ठीक है, आपके जो है फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, आप उनके सन इन लॉ हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो रिलेशन है वो आगे बढ़ता गया। फिर आपका जो है सन हुआ, आप उसके फादर हुए, आपके जो पिता है वो उनके ग्रैंड फादर हो गए, वो जो है आपका जो सन है वो अपने ग्रैंड फादर का जो है ग्रैंड सन हो गया। तो ये रिलेशन जो है जो हम पढ़ते हैं वो वही रिलेशन जो हमारा एक फैमिली का रिलेशन है। इसलिए कहते हैं ना रिलेशन ट्री जो होती है, तो रिलेशन लगातार बढ़ता जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल पा रहे, तो अपने आप को वहां पर रख के देखिए, अपने आप पर वो रिलेशन क्वेश्चन को आजमाइए, मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को रखकर जो व्यक्ति है उसको अपना, आप मान लीजिए कि अगर आप होते तो आपसे क्या रिलेशन निकलता, अपने आप देखेंगे 100% आंसर आपका निकल आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ब्लड रिलेशन में सबसे मेन होता है जेंडर, सबसे मेन है जेंडर। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो अगर हम बात जेंडर की करते हैं तो दो जेंडर आपके मेन हैं जिनके बीच रिलेशन होता है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब एक चीज जरा देखिए, अगर आपको क्लियर है कि व्यक्ति मेल है तो आप उसके ऊपर लगा देंगे प्लस, अगर क्लियर है कि फीमेल उसके ऊपर लगा देंगे माइनस। जब तक जेंडर क्लियर नहीं है तब तक उसके ऊपर आप कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, ना प्लस का ना माइनस का। दूसरी बात आती है जनरेशन की, दूसरी बात हम यहां पे करते हैं जनरेशन की। ये तो बात हो गई जेंडर की, अब बात करते हैं जनरेशन की अर्थात पीढ़ी की। एक होती है समान पीढ़ी, एक होती है पीढ़ी में अंतराल, अर्थात एक है इक्वल जनरेशन और एक है जनरेशन गैप। इक्वल जनरेशन कैसे, जैसे आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं, मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, ठीक है ना, अब चाहे मुझसे ये बड़े हों एज में, चाहे छोटे हों, लेकिन हम सब एक जनरेशन के हैं। लेकिन अगर मेरे फादर की बात हो, मुझसे एक जनरेशन ऊपर के हैं, मेरे ग्रैंड फादर मुझसे 2 जनरेशन ऊपर के हैं, मेरा जो सन है वो मुझसे 1 जनरेशन नीचे का है, ठीक है ना। तो जनरेशन इक्वल को हम दर्शाते हैं हॉरिजेंटल लाइन से और जनरेशन गैप को हम दर्शाते हैं वर्टिकल लाइन से। किससे दर्शाते हैं? वर्टिकल लाइन से। क्लियर है? तो जो जनरेशन गैप है उसको हम दर्शाएंगे वर्टिकल लाइन से और जो जनरेशन इक्वल जनरेशन को हम दर्शाएंगे जो है हॉरिजेंटल लाइन से। अब यहाँ पर देखिए एक रिलेशन ऐसा भी होता है ब्लड रिलेशन में जिसमें यदि किसी एक का जेंडर आपको डिफाइन है, ठीक है ना, किसी एक का जेंडर यदि आपको डिफाइन है, दूसरे का अपने आप कर सकते हैं, और वो रिलेशन होता है आपका पति पत्नी का रिलेशन। वो रिलेशन कौन सा होता है? पति पत्नी का रिलेशन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मैंने कहा ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो आप कहेंगे बी इज वाइफ ऑफ ए, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को जो है हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। ए बी का पति है तो बी ए की पत्नी है, ठीक है ना, और इसके अलावा दूसरा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन हो तो दूसरे का आप कर सके। जैसे अगर मैं यहीं पे यही बात कर रहा था कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, अब बी के बारे में मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैं आपसे पूछता कि बी ए का क्या है, तो आप कहते हैं बी, अब आपने तो इतना कहा कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, लेकिन बी ए का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो बाकी कोई ऐसा रिलेशन नहीं। लेकिन पति पत्नी का ऐसा रिलेशन है यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है दूसरे का अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? और पति पत्नी के रिलेशन को हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, इक्वल जनरेशन को हॉरिजेंटल लाइन और जनरेशन गैप को वर्टिकल लाइन, और जो है पति पत्नी के रिलेशन को डबल लाइन के द्वारा हम दर्शाते हैं, ठीक है ना, जब हम फिगर बनाएंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ करके आप आंसर दे सकते हैं
बिल्कुल दीजिए, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिगर पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर नहीं आप दे पा रहे हैं तो फिर आपको फिगर का सहारा लेना पड़ेगा। फिगर कैसे बनेगा जरा उसको समझते हैं। देखिए हम इसको समझेंगे, फिगर बना करके जो है कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन सुरेश सेड। देखो सुरेश ने जो है, ये सुरेश जी हो गए, ये सुरेश हो गया, सुरेश ने एक महिला की तरफ, ठीक है ना, किसकी तरफ, महिला की तरफ, जिसकी तरफ वो है इशारा कर उसकी तरफ मैंने एरो बना लिया, और ये महिला है तो मैंने उसके ऊपर माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है ना। तो देखो जिसकी तरफ इशारा कर रहा उसकी तरफ मैंने क्या बनाया, एरो का सिंबल बनाया। इसके बारे में आपको सुरेश बता रहा है। यह कौन है, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर। यह जो है मेरे पिता की बहन की बेटी है, ठीक है ना। यह कौन है, यह जो है मेरे पिता, सुरेश के फादर हो गए, ये सुरेश के फादर की सिस्टर अर्थात सुरेश की बुआ अर्थात आंटी की। यह कौन है, डॉटर है, कि यह कौन है, डॉटर है अर्थात पुत्री है, डॉटर है। तो ये कौन लगेगी, इसकी मदर हो जाएगी, ये इसकी मदर है। ये सुरेश के, ये कौन है, सुरेश के जो है ये फादर है, ये सुरेश के फादर है, ठीक है। देखो भाई एक जनरेशन ऊपर तुमने ऊपर बैठाया, सुरेश जो है उनका पुत्र है तो उसको हमने नीचे बैठाया है, ठीक है ना। अगर सुरेश के पुत्र की बात हो तो उसको हम नीचे बैठाते, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो है, ये जो भाई ये सुरेश के पिता है, पिता की बहन इसकी क्या लगेगी, सुरेश की, ये जो है सुरेश की बुआ लगेंगी अर्थात आंटी लगेंगी। क्या लगेंगी, आंट लगेंगी, ठीक है ना। ये जो है ये सुरेश की बुआ है और ये बुआ की लड़की अर्थात कजिन है, तो ये आ जाएगी चचेरी बहन, ये कह सकते हैं फुफेरी बहन, ठीक है ना। यहां पे सही वर्ड क्या आएगा हिंदी में, फुफेरी बहन, ठीक है ना। बुआ की लड़की, ठीक है ना, तो क्या लगेगी, फुफेरी बहन, तो कजिन सिस्टर आ जाएगी, ठीक है ना, कजिन सिस्टर आ जाएगी, ठीक है ना, कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर, या कह सकते हैं फुफेरी बहन, ठीक है ना। हिंदी में क्या आ जाएगा आपका, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन। और यही तो पूछ रहा है कि उस महिला का सुरेश से क्या रिलेशन है, तो जो महिला है सुरेश की फुफेरी बहन लगेगी, कजिन सिस्टर लगेगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, 14th नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन जो है डाइस से पूछा गया है। किस टॉपिक से पूछा गया है, डाइस से। क्वेश्चन है कि द 6 फेसेस ऑफ ए डाइस हैव बीन मार्क्ड विथ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. The 3 positions of dice are given. Choose the figure that will be formed when the dice is unfolded. एक पांसे के 6 फलकों पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक अंकित हैं। पांसे की 3 स्थितियां दी गई हैं, वह आकृति चुने जो पांसे को खोलने पर बनेगी। अब देखिए यहां पर ये 3 स्थितियां दी गई हैं और आपको बताना है कि इन ए बी सी डी में से कौन सी जो है जब इस डाइस को ओपन किया जाएगा तो कौन सी इसमें से बन सकती है, ए की, बी की, सी की, डी। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक बात समझिए, डाइस हमेशा सिंगल होता है, डाइस हमेशा एक होता है, उसकी पोजीशंस कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है ना, उसकी पोजीशन 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है, लेकिन डाइस हमेशा एक होता है। अभी तक एग्जाम में जो है 4 पोजीशंस तक पूछा गया है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा डाइस हमेशा एक होता है, ठीक है ना। एक डाइस में आपकी 6 सरफेस होती हैं, 8 आपके कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होती हैं। डाइस में हम केवल बात करते हैं सरफेस की, हम किसकी बात करते हैं, केवल सरफेस की बात की जाती है। तो यहां पर देखिए जैसे आपको कितनी स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं, 3 पोजीशन दी गई हैं। अब सबसे पहले दिमाग में हमारे एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या तीनों पोजीशंस हमें यूज करना होगा क्या, तो नहीं, आपको केवल 2 पोजीशंस लेनी है और जिन 2 पोजीशन से आपका आंसर निकल आए। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पे हमें यह देखना है कि कौन सा नंबर किसका विपरीत है, ठीक है ना भाई। 6 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, तो कौन सा नंबर किसका अपोजिट है, क्योंकि जो नंबर जिसका अपोजिट होगा
वह उसके बगल में नहीं हो सकता, ठीक है ना। और जिस प्रकार से जो ओपन डाइस दिए हैं इनमें से वही अपोजिट निकल के आना चाहिए जो हम यहां से निकालेंगे। तो यहां पर जब आपकी मोर देन 2 पोजीशंस दी गई हो, 2 से अधिक पोजीशंस दी गई हो एक डाइस की, तो आप उसमें केवल 2 रूल लगाते हैं। एक रूल ये है कि आपकी 2 स्थितियां ऐसी आपको लेना है जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो, या फिर आप ऐसी 2 स्थितियां ले लीजिए जिनमें कोई 2 नंबर कॉमन हो, ठीक है ना। ऐसी 2 स्थितियां आपको नहीं लेनी है जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जैसे यहां पर देखिए आपकी 3 पोजीशंस दी गई हैं। पहली पोजीशन दी गई है आपकी, पहली पोजीशन दी गई है, फिर दूसरी दी गई है, फिर आपकी तीसरी दी गई है। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले में देखो क्या लिखा है आपका 2, 6 और 4। दूसरे में है आपका 3, 6 और 2। फिर आपका इसमें है 1, 3 एंड 5, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लेता हूं, अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिया, ठीक है ना, कौन सा ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड लेने पर देखेंगे आप दोनों में 2 अंक कॉमन है। देखो 6 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 भी यहां भी है, 6 यहां भी है। अब जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो उनकी सरफेस कॉमन है कि उनकी सरफेस डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग होनी चाहिए, ये कोई मायने नहीं रखता। दोनों की सरफेस डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों की समान भी हो सकती है। तो जब 2 अंक आपके कॉमन होते हैं तो यहाँ पे इस डायरेक्ट रूल को आप लगा सकते हैं कि दोनों कॉमन अंकों को निकाल के बाहर कर दीजिए, दोनों समान अंकों को निकाल के बाहर कर दीजिए, फिर जो अंक बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड लिया तो 6 2 6 2 दोनों से बाहर हो गए, 3 का अपोजिट क्या आ गया 4, 3 का अपोजिट क्या आ गया 4। अब देखो इसी प्रकार से अगर मुझे किसी एक नंबर का अपोजिट और मिल जाएगा दूसरे का मैं बता सकता हूं अपने आप, ठीक है ना। अब देखो जरा, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड क्या ले सकता हूं, आपने कहा नहीं, फर्स्ट थर्ड तो आप नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी 2 स्थितियों को आपको नहीं लेना जिनमें कोई भी नंबर आपका कॉमन ना हो। जैसे देखो फर्स्ट और थर्ड हम नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम सेकंड और थर्ड लेते हैं, अगर हम सेकंड और थर्ड, हाँ सेकंड थर्ड हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब देखो यहां पर तो 2 अंक कॉमन थे तो 3 का अपोजिट 4 निकल आया। अब यहां पर तो 1 अंक कॉमन है तो क्या करेंगे, तो अब यहां पर जो है चूंकि मुझे अभी 1 का और भाई 1 अंक का अगर अपोजिट मुझे और मिल जाए, किसी का मिल जाए, 1 का मिल जाए या फिर 5 का मिल जाए तो मैं आसानी से आंसर बता सकता हूं, ठीक है ना। यदि 1 का मिल जाएगा तो 1 का मैं निकालूंगा, लेकिन अब मुझे 1 का भी ना तो भाई 1 का पता, ना तो 5 का पता, ना तो अभी मुझे 2 का पता, ना तो अभी मुझे 6 का पता, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, जो अंक जिसका अपोजिट होगा उसके बगल में नहीं हो सकता। जैसे 3 का अपोजिट 4 है, जहां जहां 3 होगा उसके बगल में कहीं भी आपको 4 नहीं दिखेगा, जहां 4 होगा उसके बगल में कहीं भी आपको 3 नहीं दिखेगा। क्लियर है। तो यहां पर देखो अगर मैं सेकंड और थर्ड लेता हूं तो दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है ना। अब देखो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को बेस मान के दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। पहले को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो इस प्रकार से घुमाऊंगा तो 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा आपका 5। तो 6 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया। जो जिसके नीचे जाएगा वह उसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे देखो क्लॉकवाइज घुमाया ना, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2। अब आपका जो है यहाँ पे 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, तो 6 के नीचे 1 आया, 2 के नीचे 5 आया, तो 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 आप पहले से निकाल चुके हैं। और वैसे भी अगर आप ना भी निकालते तो भी 3 का अपोजिट 4 ही बचता, क्योंकि 1 to 6 नंबर एकदम कंफर्म होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर दिया भी गया है 1 to 6 नंबर आपके लिखे हैं, अगर ना भी दिया जाता तो भी आपको 1 to 6 में आपको क्लियर होता है। अगर कोई भी नंबर नहीं दिखाई देगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें ये नंबर होगा। लेकिन अगर इसके अलावा किसी का नाम हो, किसी कोई सिंबल बना हो तो 6 के 6 आपको पता होने चाहिए,
ठीक है ना। तो 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट क्या है आपका 4, सबका अपोजिट निकल आया। तो अब देखो अगर हम दूसरा तीसरा लेके निकाल लेते तो हमको पहले की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमको पहले की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो का प्रयोग करके अगर आपका आंसर निकल रहा है तो आप उन दोनों को ले लीजिए। जरूरी नहीं कि आप सबको जितने भी उसमें दिए गए सारे हर एक जो है डाइस की पोजीशन का प्रयोग करें, क्योंकि डाइस तो एक है, उसकी पोजीशन सारी दी गई है। ठीक है ना, बात क्लियर है, समझ में बात आ गई। अगर मोर देन 2 पोजीशंस दी गई हो किसी डाइस की तो आप केवल 2 रूल लगाते हैं, 1 नंबर कॉमन या तो 2 नंबर कॉमन। ठीक है ना, 2 नंबर कॉमन का रूल कैसे लगेगा, 1 नंबर कॉमन का रूल कैसे लगेगा, दोनों चीज समझ में आ गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो अब जो ये ओपन डाइस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि जो आपने यहां से निकाला है, जो आपने यहां से निकाला है जो है इसका अपोजिट, वो वही सेम अपोजिट किस ओपन डाइस में दिया है। तो ओपन डाइस में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कौन सी सतह, जो ओपन डाइस दिया है इसमें कौन सी सतह किसके अपोजिट ली जाएगी। ठीक है ना, तो देखो जरा यहां पे जरा समझ लो, इसके अपोजिट ये सरफेस, इसके अपोजिट आपकी ये सरफेस, ठीक है ना, और इसके अपोजिट आपकी ये सरफेस। यहां पर भी इसके अपोजिट ये सरफेस, इसके अपोजिट ये सरफेस, और इसके अपोजिट में ये सरफेस, इसके अपोजिट में ये सरफेस। यहां पर भी देखो 6 के अपोजिट में 1, 4 के अपोजिट में 5 और 2 के अपोजिट में जहां 3 लिखा है, 6 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट जहां क्या लिखा है 5 लिखा है। अब जरा देखो सेम यही अपोजिट आने चाहिए जो यहां पर थे। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, तो 5 का अपोजिट 2 आ जाएगा, 6 का अपोजिट 1 आ जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। पहला ही आपका सही है। पहला देखो 3 का अपोजिट 4 है, 6 का 1 है, 3 और 2 का 5 है, तो पहला ही आंसर आपका सही है। यहां पे देखें तो देखो 2 का 4 है, ये गलत है। बी की अगर बात करें तो 6 का 1 है लेकिन 4 का क्या है 5 है, ये गलत है। और कोई सही होगा ही नहीं। जब पहला ही सही हो गया तो बाकी कोई सही होगा ही नहीं। तो यहां से आपको ये निकाला, जो अपोजिट आपने यहां से निकाले हैं सेम वही अपोजिट किस ओपन डाइस से निकल के आएंगे। तो किससे निकल के आए पहले से, तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब देखो यहाँ पे आपको एक अल्फाबेट की एक सीरीज दी गई है, LXF, MTJ, NP, N, OLR, देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो अगर हम बात सीरीज की करते हैं, अगर हम बात सीरीज की करते हैं तो सीरीज को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक नंबर सीरीज, एक नंबर सीरीज और एक है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है ना, अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट में भी 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं, एक कैपिटल लेटर सीरीज, एक कैपिटल लेटर सीरीज और एक स्मॉल लेटर सीरीज, स्मॉल लेटर सीरीज। कैपिटल लेटर सीरीज के क्वेश्चनों को हम अल्फाबेट के कोड के माध्यम से सॉल्व करते हैं और जो स्मॉल लेटर सीरीज है उसको हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। उसमें हम जो है अल्फाबेट के कोड का प्रयोग नहीं करते। अब जैसे यहां पे देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे कैपिटल लेटर सीरीज से पूछा गया है, तो यहां पर देखो हम इसको सॉल्व करेंगे इसके कोड के माध्यम से। अब अगर मैं कोड की बात करूं, देखो A to Z की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 1 to 26 की। ठीक है ना, A का कोड 1, Z का कोड 26। अब इसी प्रकार से हर एक अल्फाबेट का एक प्लेस वैल्यू होती है जो हमें पता होनी चाहिए। उस प्लेस वैल्यू के माध्यम से बहुत आसानी से अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें अल्फाबेट के कोड की, देखो तो सबसे पहले क्या आएगा A। अल्फाबेट तो सबको पता है भाई कि A B C D E, फिर आपका F G H I J K L M N, फिर आपका क्या आएगा O P Q R S T U V
W X Y और ये हो जाएगा आपका Z। अगर कोड की देखो हम बात करें तो A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14, फिर आएगा आपका O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 एंड Z26। अब आपको जो है अल्फाबेट की जो ये प्लेस वैल्यू है ना, ये आपको रैंडमली भी याद होनी चाहिए। सीक्वेंस में तो आप एक बार में पढ़ लेंगे, आपको ये जो है याद रहेगा, आप काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये दिमाग से जो है निकाल दीजिए कि हम काउंट कर लेंगे। हम इसको वहां पर कुछ फार्मूले भी होते हैं, जैसे इजोटी होता है, आपका सिप्लोरॉक्स होता है, लेकिन मैं आपको क्यों नहीं बताता, मैं आपको इसलिए कि आप कोड याद कर लें। कोड अगर आपको याद रहेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो अल्फाबेट से रिलेटेड तुरंत आपका आंसर आएगा। इसलिए कोड जो है 1 से 2 बार पढ़िए दिन में। भाई मैं एक बार मैं मुझसे पढ़ लीजिए, मैं आपको अगर जितनी बार अल्फाबेट उतनी बार अल्फाबेट कोड पढ़ाता हूं, और एक बार खुद से पढ़ लीजिए, बस इसी बार पढ़ लीजिए। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 B22 W23 X24 Y25 Z26। ऐसे करके पढ़ लीजिए, अपने आप सारे कोड याद हो जाएंगे, सारे याद रहेंगे आपको। बस 1 से 2 बार पढ़िए, ठीक है ना। तो यहां पर जो है अगर ये कोड आपको याद है, अब देखिए कितनी आसानी से आप इन कोड के माध्यम से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब जरा इस क्वेश्चन को हम कोड के माध्यम से लगाते हैं, देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है ना, एक पैटर्न यहाँ पे लागू होगा, एक मेथड होगा जिससे जो है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो वो पैटर्न देखो क्या लागू हो रहा है। तो सबसे पहले हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का रिलेशन इस फर्स्ट लेटर से, इसका इससे, इसका इससे। तो देखो जरा यहाँ पे तो ये बहुत ही सिंपल है, यल है, यल के बाद यहाँ पे एम है, एम के बाद फिर क्या है आपका एन है, एन के बाद फिर क्या है आपका ओ है, देन यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो जैसे ही आपने कोड लिखा, देखो ये 12 13 14 ये 15, तो आगे आएगा 16 अर्थात यहाँ पे आ जाएगा पी। तो कितना आसान हो गया, जैसे ही आपने कोड लिखा तो आगे क्या आ जाएगा 16, आपने कहा पी आएगा। दूसरा देखो क्या है एक्स, फिर है यहाँ पे टी, फिर है यहाँ पे टी के बाद पी, फिर है यहाँ पे जो है आपका एल। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। देखो जरा एक्स 24, टी आपका 20, पी 16, एल 12। तो देखो जरा 24 माइनस 4 तो 20, 20 माइनस 4 तो 16, 16 माइनस 4 तो आपका 12, और 12 माइनस 4 तो 8, और 8 होता है एच का कोड, 8 होता है एच का कोड। यहाँ पे 8 आएगा, 8 किसका होता है एच का। अब जाके देखो क्या आ रहा है, एफ है, फिर यहाँ पे जे है, फिर यहाँ पे क्या है एफ के बाद जे, जे के बाद यहाँ पे एन है, एन के बाद यहाँ पे आपका जो है क्या है आर है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे जरा देखो भाई क्या आएगा, देखते हैं। देखो ये 6 है, ये आपका 10 है, ये 14 है, ये 18 है। देखो 6 + 4 तो 10, 10 + 4 तो आपका 14, 14 + 4 आपका 18, 18 + 4 आपका 22, और 22 होता है आपका बी का, 22 होता है आपका बी का कोड। तो जैसे ही आप कोड लिखते हैं सारी के सारे जो राज है ना वो आपके सामने निकल के आ जाते हैं कि भाई क्या तरीका लगेगा, क्या यहाँ पर हो रहा है। इसलिए जब भी अल्फाबेट की बात हो, अल्फाबेट के क्वेश्चन को हमेशा उसके कोड के द्वारा आप सॉल्व करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा PHB, और PHB देखो किस ऑप्शन में दिया गया, पहले में। PHB पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका PHV आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अब देखो यहां पर कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ठीक है, आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है और फिर ए बी सी डी में आपको बताना है कौन सा इनका सही क्रम होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स से, अर्थात शब्दों का तार्किक क्रम। तो देखिए जैसे यहां पे जो है जो वर्ड दिए गए हैं, अगर इनको हमको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इनका अर्थ निकाल के अनर्थ नहीं करना। जैसे आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में आप देखते हैं अगर आपको ए वर्ड का कोई भी अगर किसी वर्ड की मीनिंग आपको निकालनी है, खोजनी है, अब जैसे उसमें आपका ए वर्ड है तो पहले ए के सारे वर्ड आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर सी के आएंगे, फिर डी के आएंगे। अब उस ए में भी आपने देखा होगा कि जिसमें शुरुआत में पहले ए के बाद फिर ए है तो वो वाला होगा, फिर जिसमें ए के बाद फिर आपका बी है तो वो वाला वर्ड होगा। ऐसे सीक्वेंस से चलता है ना, उसी के क्रम में इनको लगाना है। जैसे पहले में दिया गया SOWING, दूसरे में दिया गया STAMPING, फिर दिया गया STAPLING, फिर दिया गया STATIONARY और पांचवा दिया गया STATIONERY। अब आपको बताना है कि भाई कौन सा इसमें ABCD में सही होगा। देखो जरा, तो यहां पे आपको करना कैसे है, मैंने कहा ना कि अर्थ निकाल के अनर्थ नहीं करना। तो यहां पर सबसे पहले देखो, ये जो पांचों वर्ड दिए गए हैं इनमें कितने अल्फाबेट शुरुआत के कॉमन है। तो आपने कहा एक ही कॉमन है, वो है एस। देखो एस यहां भी है, एस यहां भी है, एस यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। एस के बाद यहां पर ओ है, यहां पे टी है, यहां पे टी है, यहां पे टी है, यहां पे टी है। अब दो अल्फाबेट आपको मिले, एक ओ मिला, एक टी मिला। आप मुझे बताओ पहले कौन आएगा, पहले ओ आएगा कि टी आएगा? तो आपने कहा पहले ओ आएगा फिर टी आएगा, तो सबसे शुरुआत में तो आपका यही आएगा। शुरुआत में तो आपका फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगा, क्योंकि ओ तो केवल एक में है, ओ केवल एक में है, बाकी सब में टी है, तो बाकी सब इसके बाद जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे आपका पहला ही आएगा, और फर्स्ट नंबर पे पहला केवल एक में दिया है, ऑप्शन बी में, वही आपका सही आंसर होगा। तो कितनी आसानी से आ गया, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं। केवल एक में ही फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, और फर्स्ट एक में दिया गया बी में, यही 100% आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी कहीं फर्स्ट आया ही नहीं। आगे देखो, देखो यहाँ पे आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए जरा इन बाकी में कहाँ तक कॉमन है। आपने कहा एस टी ए, देखो टी ए यहाँ भी है, टी ए यहाँ भी है, टी ए यहाँ भी है, टी ए यहाँ भी है। अब देखो टी ए के बाद यहाँ क्या है, एम है, यहाँ पी है, यहाँ टी है, फिर से यहाँ टी है। तो अब आपको तीन वर्ड मिले, एम पी एंड टी। तो सबसे पहले एम आएगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा। पहले एम आएगा, फिर टी आएगा, फिर आप एम के बाद पी आएगा, फिर टी आएगा। तो देखो इसमें एम किस में है, आपने कहा एम इसमें है तो ये सेकंड पे आएगा। इसमें आपका पी है, ठीक है ना, तो ये थर्ड पे आएगा। अब आपको चेक करना है इसमें थर्ड, ये थर्ड तक, अभी फोर्थ और फिफ्थ में कौन आएगा। फोर्थ और फिफ्थ में क्या होगा, देखो जरा, टी यहाँ पे दोनों में टी आई कॉमन है। देखो टी बिल्कुल टी दोनों में था, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन। फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, तो पहले ए आएगा तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर, और फिर आपका ई आएगा तो ये आ जाएगा पांचवें नंबर पर। तो क्या क्रम बनेगा, यही क्रम बनेगा 1 2 3 4 5। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे, बहुत आसान है, ठीक है ना। अल्फाबेट को आपको देखते जाना है और उनको क्रम में लगाते जाना है, ठीक है ना। तो क्या क्रम बनेगा इसका, लॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्लासिफिकेशन से, विषम को चुने। क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन कहता है कि भाई अगर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, तो इन चार में से तीन अपना एक समूह बनाते हैं, एक समानता के आधार पे, एक इक्वलिटी के आधार पे। वो समानता क्या है ये आपको देखना है, और एक इनमें से ऐसा है जो इनमें से डिफरेंट है, इनसे अलग है, इनकी फैमिली का नहीं है, इनके ग्रुप का नहीं है। वो कौन सा है वो आपको बताना है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। और जो तीन इसमें समान है उनमें सेम रूल लगेगा, उनमें सब में समान नियम लगेगा, इस बात को ध्यान देना है। तो देखो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं,
क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन भी हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। जिस प्रकार से एनालॉजी हम 3 तरीके से पढ़ते हैं उस प्रकार से क्लासिफिकेशन भी, वर्ड क्लासिफिकेशन अर्थात शब्दों का वर्गीकरण, नंबर क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट जहां भी अल्फाबेट की बात होगी A to Z की, अर्थात बात होगी 1 to 26 की। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपका पूछा गया नंबर क्लासिफिकेशन से। किससे पूछा गया? नंबर क्लासिफिकेशन से पूछा गया। अब आपको देखना है कि भाई इनमें समानता क्या है, किस आधार पे ये समान है। 3 समान है, एक कोई डिफरेंट है। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर जो है 782 दिया है, अब 782 की अगर बात करें तो भाई देखो, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर की बात करते हैं तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। अगर हम ये बात करें कि 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से आपका पहला संख्या डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, दूसरी भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन तीसरी और चौथी डिवाइड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 है, यहाँ पे लास्ट में 5 है। ठीक है ना भाई, 200 से वही संख्या डिवाइड होती है, इसमें लास्ट में 0 हो या तो लास्ट में 2 हो या 2 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या हो। ठीक है ना, तो भाई यहाँ तो 1 आपका 2 से डिविजिबल है, 5 भी नहीं है। अब अगर हम इन संख्या में जो है इसके डिजिट्स का सम देखें, अगर भाई स्क्वायर या क्यूब की बात करें तो भाई स्क्वायर और क्यूब किसी संख्या का है नहीं, कोई भी किसी का ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है। ठीक है ना, अब यहां पर जो है अगर हम इनके डिजिट्स के सम की बात करें देखो तो 8 2 10 7 17 हो जाएगा 17। ये कितना है? 8 + 2 आपका 10, 10 + 6 आपका 16, 3 + 2 आपका 5 1 6। नहीं, ये तो नहीं हो रहा। अब यहां पर देखें, अगर यहां पर आप देखें तो एक रूल देखो लगा सकते हैं। यहां पे क्या, यहां पे 782 में इसके अलावा दिया है 682 दिया गया है। यहां पे अगर आप देखें तो देखो यहां पे 6 और 2 का जो है प्लस आपका मिडिल में है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 231 में 2 और 1 का प्लस मिडिल में है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें 275 की तो आप देखेंगे कि इसमें भी जो है आपका इसका और इसका जो प्लस है वो मिडिल में है, लेकिन फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट में इन दोनों का प्लस यहाँ पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है आपका 8 है, और इसीलिए यह इनसे डिफरेंट है, यह इनसे अलग है। क्योंकि बाकी इन तीनों में क्या रूल लग रहा है कि जो आपका फर्स्ट और लास्ट नंबर है अगर उनको हम ऐड कर दें तो मिडिल नंबर आ जा रहा है। देखो 6 + 2 8, 2 + 1 3, 2 + 5 7, लेकिन फर्स्ट में ऐसा नहीं है, इसलिए फर्स्ट इनके ग्रुप में नहीं आता, वो इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 18th नंबर क्वेश्चन है आपका। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो है किस टॉपिक से? ये पूछा गया आपका क्लासिफिकेशन से, और ये क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, विषम को चुने। अब दिया गया पहला SHRI, दूसरा है FSGR, तीसरा है आपका EWBF और चौथा है आपका WDCX। अब आपको बताना इसमें से कौन सा आपका जो है अलग है, कौन सा इसमें से डिफरेंट है। ए है कि बी है कि सी है कि आपका डी है। तो यहां पर भी आपको ही देखना कि भाई कौन से 3 इसमें ऐसे हैं जो किसी एक रूल के आधार पे, एक नियम के आधार पे समान है। ठीक है ना, एक कोई है जो कि इनकी फैमिली से बाहर का, इनकी फैमिली का नहीं है। तो भाई देखो बात हो रही है अल्फाबेट की, और जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है हम बात करते हैं A to Z की, और A to Z में हम बात करेंगे 1 to 26 की। A1 B2 C3 D4 E5, ठीक है ना, F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। अब अगर देखो यहां पे हम देखें, सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करें तो उसमें दिया गया है H, फिर दिया गया है आपका S, फिर है यहाँ पे R, फिर है यहाँ पे I। अब देखो ये है 8, ये है 19, ये 18 और ये 9। तो आप एक चीज देखेंगे कि अगर मैं बात करूं तो आपका जो है ये कॉन्सेक्यूटिव, देखो फर्स्ट और जो है 8 के बाद 9 आ गया, ये दोनों जो है ये भी कॉन्सेक्यूटिव है लेकिन रिवर्स में है 18 19। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूं तो क्या दिया, देखो F,
एस, एफ एस, फिर यहाँ पे क्या है आपका जी, फिर है आपका आर। यहां पर देखें तो अल्टरनेट में है, देखो आपको दिखेंगे, देखो ये 6, ये 19, ये 7, ये 18, तो ये तो अल्टरनेट में देखो ये भी कॉन्सेक्यूटिव हैं, लेकिन यहाँ पे 8 के बाद 9 है, यहाँ पर देखो आपका 19, 18, ठीक है ना, तो ये अल्टरनेट में है। जरा थर्ड को चेक कर लो, ई, फिर यहाँ पे है आपका डब्लू, फिर है आपका वी, फिर है आपका एफ। तो यहाँ पे अगर देखें तो ई है आपका 5, डब्लू 23, वी 22, एफ है आपका 6। देखो यहाँ पर भी अल्टरनेट में ये फर्स्ट और लास्ट कंसेक्यूटिव है, लगातार अल्फाबेट है, ई के बाद एफ या 5 के बाद 6 कह सकते हैं। और ये भी देखो रिवर्स में है, 22, 23, जैसे यहाँ पे था 18, 19, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम चेक करें तो लास्ट वाला चेक कर लो, डब्लू है, फिर आपका डी है, फिर आपका यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे एक्स है। तो ये 23 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 24 है। देखो ये दोनों ये आपका फर्स्ट और लास्ट में क्या है, कॉन्सेक्यूटिव है, ये भी है लेकिन रिवर्स में है। देखो तो ये इस आपस में एक अपना ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये इनके ग्रुप में नहीं आता, ये इनके ग्रुप में नहीं आता। इसमें भी है आपके कॉन्सेक्यूटिव लेकिन अल्टरनेट में है, जबकि बाकी सब में जो है मिडिल के दोनों हैं और फर्स्ट और लास्ट है। तो ऑप्शन जो है आपका यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, एफ एस जी आर जो है इनसे अलग हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फिर देखते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 6 चिल्ड्रंस A, B, C, D, E and F are standing in a row facing north. B is between F and D. E is between A and C. यहाँ पे and 2 बार आया है। A and C. D does not stand next to C. If A stands at the extreme left position, then which of the following children stand at the 5th position from the extreme left? 6 बच्चे A, B, C, D, E और F एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। B, F और D के बीच में है, E, A और C के बीच में है, D, C के बगल में नहीं खड़ा है। ठीक है, यदि A सबसे बाएं स्थान पर खड़ा है तो निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे बाएं से 5वें स्थान पर खड़ा है? D है, A है, E है कि B है? तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके से सीटिंग अरेंजमेंट से। अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है ना। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लीनियर अरेंजमेंट से, अर्थात रेखीय क्रम से। अब लीनियर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें एक लाइन की बात होती है। देखो इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां से हम लाइन को ड्रॉ करना शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या एक्सट्रीम लेफ्ट भी बोल सकते हैं। जहां पे पंक्ति खत्म होती है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या इसको जो है हम एक्सट्रीम राइट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां पर जो पंक्ति में बीच में खड़ा होगा, जो बैठेगा इस पंक्ति में बीच में, ठीक है ना, ये तो बात हो गई बाएं छोर की और दाएं छोर की। तो जहां से पंक्ति शुरू होती है उसको हम बोलते हैं बायां छोर, जहां पे पंक्ति खत्म है उसको बोलेंगे दायां छोर। अब जो पंक्ति में खड़ा होगा उसका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे? तो एक बात ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई, जब भी आपका रेखीय क्रम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर दी जाएगी, लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको लेफ्ट राइट नहीं लेना। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से जो है एक लाइन खींचनी है और यहां पे जो लाइन में बैठेगा उसका जो लेफ्ट राइट लेंगे वो आप अपने लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग लेंगे। जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट। अब जैसे मेरा चेहरा आपकी तरफ है तो फिर मेरा लेफ्ट राइट और आपका लेफ्ट राइट डिफरेंट है, लेकिन अगर मेरा चेहरा जैसे ही बोर्ड की तरफ होता है तो हम दोनों का लेफ्ट राइट एक हो जाता है और वही लेफ्ट राइट इसका भी होगा। देखो ये है मेरा राइट
तो इसका भी राइट यही होगा, और ये है मेरा लेफ्ट तो इसका भी लेफ्ट यही होगा। आर से मतलब राइट और एल मतलब हो गया लेफ्ट। अब देखो यहां पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 बच्चे हैं तो हमने सबसे पहले एक लाइन खींच लिया ऐसे, हमको नहीं पता कौन कहां बैठेगा, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। अब यहां पे पूरा क्वेश्चन, पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते, हमने पढ़ लिया है, ताकि आपकी यदि किसी की एग्जैक्ट पोजीशन दी गई हो वो हमें अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें देखो दिया गया है क्वेश्चन में कि ए जो है, इफ ए स्टैंड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, ए जो है वह सबसे बाएं स्थान पर खड़ा है, तो आपने कहा ए यहां पर खड़ा है, यही तो सबसे आपका एक्सट्रीम लेफ्ट है, यही तो आपका क्या है, जो उसको लेफ्ट हैंड साइड कह दीजिए या एक्सट्रीम लेफ्ट कह दीजिए, इसको राइट हैंड साइड कहिए या एक्सट्रीम राइट कह दीजिए, तो ये आपका जो है यहां पर ए बैठेगा। अब देखो अगर शुरुआत में आप देखें तो यहां पे लिखा है आपका कि ई ए और सी के बीच में है, ठीक है ना। यहां पे दिया है कि ई इज बिटवीन ए एंड सी, तो आपने कहा कि ए की पोजीशन क्लियर है, ए को हम यहां से हटा नहीं सकते क्योंकि हमें जो सीटिंग अरेंजमेंट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन करना है, तो ए सबसे बाएं छोर पे, तो ए यहां पे होगा, तो ई यहां पे होगा, तो यहां पे कौन होगा आपका सी होगा, यहां पे कौन होगा सी होगा। अब देखो आगे फिर क्या क्या कह रहा है, ऊपर की जरा लाइन पढ़ लो, बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो अब देखो ए ई और सी की तो जगह क्लियर है, इनको आप यहां से नहीं हटा सकते। अब उसने कहा कि बी जो है एफ और डी के बीच में है, तो बी तो यहीं पर होगा। अब यहां पर एफ और डी में से कोई एक होगा, यहां पर एफ और डी में से कोई एक होगा, भाई एफ डी यहां भी हो सकता है, एफ डी में से कोई यहां एक यहां हो सकता है, लेकिन बी यहीं पर होगा, ये क्लियर है। अब देखो यहां पे और क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू सी, डी जो है वह सी के आगे नहीं खड़ा, तो डी यहां पर नहीं हो सकता, डी यहां पर नहीं हो सकता, उसने मना कर दिया, नहीं भाई जो डी है वह सी के आगे नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए यहां पे डी नहीं होगा तो कौन होगा, एफ होगा, तो डी आपका यहां पे हो जाएगा। भाई जब यहां पे आपका डी नहीं होगा तो डी सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो यहां पे आपका एफ आ जाएगा, यहां पे आपका एफ आ जाएगा, तो ये पूरा अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा, ये पूरा अरेंजमेंट बनकर तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब पूछ रहे हैं कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन स्टैंड एट द 5th पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, देखो ये है एक्सट्रीम लेफ्ट, यहां से 5th पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा बी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा। अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से पूछा गया। क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड FARMER is written as REMRAF. In that code, which word will be written as GIVALEL? एक निश्चित कोड में फार्मर को REMRAF लिखा जाता है, तो उस कोड में किस शब्द को GIVALEL लिखा जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगी आपको बताना। तो देखो जरा, अगर आप क्वेश्चन देखें तो कोडिंग डिकोडिंग में हमें क्या करना है, पहले यहां से मेथड निकालना है कि फार्मर को किस प्रकार से जो इसमें डिकोड किया गया है, जो मेथड निकल के आएगा सेम वही मेथड हमें यहां पे लगा देना है। तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर हमें अल्फाबेट के कोड की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो जो फार्मर है, देखो FARMER कुछ जिसमें डिकोड किया गया है वो सारे अल्फाबेट, जिसमें डिकोड किया गया वो सारे अल्फाबेट इसी की फैमिली के हैं। देखो कोई भी अल्फाबेट इसकी फैमिली के बाहर का नहीं है। फार्मर को जिस अल्फाबेट में डिकोड किया गया है वो सारे अल्फाबेट फार्मर की ही फैमिली के हैं, उसकी फैमिली से बाहर के नहीं हैं। तो यहां पर आप जब उसी की फैमिली के हों, ठीक है ना, ये आप पहचान गए कि भाई हाँ उसी की फैमिली के हैं, तो यहां पर एक ही रूल लगता है और वो है कि किस प्रकार से उनके प्लेस को चेंज किया गया है, ये हमें देखना है। सर कैसे पहचानेंगे? तो पहचान देखो इसकी, देखो जो इसमें डिकोड किया गया है एक भी अल्फाबेट फार्मर की फैमिली से बाहर का नहीं है। अगर एक भी अल्फाबेट फार्मर से फैमिली के बाहर का होता तो फिर जो है अल्फाबेट के प्लेस का रिप्लेसमेंट वहां पे ये रूल नहीं लगता।
लेकिन उसी की फैमिली का है, तो फिर यहां पर हमें ये देखना है किस प्रकार से जो है अल्फाबेट के प्लेस को चेंज किया गया है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे आपका आर है, यहां पे ई है, यहां पे एम है, यहां पे आर है, यहां पे ए है, यहां पे एफ है। तो जब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये जो है केवल अल्फाबेट के पोजीशन में चेंज किया गया है, तो आप इसकी नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखेंगे सबसे पहले देखो 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो इसी जो है क्रम में आप इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए, और जिस प्रकार से यहां पे इनको रिप्लेस किया गया उस प्रकार से इसको भी कर दीजिए। जैसे देखो यहां पे दिया गया GIVALEL, तो अगर हम बात करें नंबरिंग की तो यहां पे क्या आएगा आपका 1, फिर 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे पहले 7 आएगा तो यहाँ पे L आ जाएगा। फिर आपका चूंकि देखो यहां से स्टार्ट किया गया, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में वो लास्ट में चला गया, तो 7 का क्या आएगा, 6 आएगा तो यहाँ पे E आएगा, फिर 5 आएगा तो L आएगा, फिर 4 आएगा तो A आएगा, फिर V आएगा, फिर I आएगा और सबसे लास्ट में आपका G आएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। LEL ऑप्शन में 2 में दिया गया, तो पहला और चौथा तो गलत है भाई, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। LEL हो गया, AVIG ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका जो है बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है डायरेक्शन टेस्ट से। किससे पूछा गया है? डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका जो है कि अमन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज कॉलेज, वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, then he turned to his left and walk 10 kilometer. From there he takes a right turn and walk 10 kilometer. In which direction is he facing now? अमन अपने कॉलेज से चलना शुरू करता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है आपको बताना है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में कि वेस्ट में। अगर हम बात यहाँ पे डायरेक्शन की देखो करें तो डायरेक्शन में 2 चीजें हमें मेन ध्यान देनी है, किस प्रकार से हम लेफ्ट राइट लेंगे और सबसे पहली बात डायरेक्शन को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो डायरेक्शन आपकी जो है 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं जो इस प्रकार से होती है, सेंटर पॉइंट से आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये डायरेक्शन होती है वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ और ये डायरेक्शन होती है आपकी साउथ। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, ये आपस में 90 डिग्री के एंगल के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब जरा बात कर ले यहाँ पे लेफ्ट किस प्रकार से लेंगे, राइट किस प्रकार से लेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, जब आप इस प्रकार से क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो आप लेंगे उस व्यक्ति का राइट, ठीक है ना। क्लॉकवाइज जब मूवमेंट करेंगे तो राइट लेंगे, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे इस प्रकार से, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप उस व्यक्ति का लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि आप ईस्ट में जा रहे हैं, अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आप साउथ में आ जाएंगे, लेफ्ट टर्न में आप नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। आप साउथ में है, राइट टर्न में वेस्ट में और लेफ्ट टर्न में ईस्ट में। आप वेस्ट में है, राइट टर्न में नॉर्थ, लेफ्ट टर्न में साउथ। आप नॉर्थ में है, राइट टर्न में ईस्ट और लेफ्ट टर्न में आपका वेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाने में आपको दूरी का जो है विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अमन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज कॉलेज, वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो अब इसके बाद नॉर्थ में वह 10 किलोमीटर जाता है, फिर जो है वह लेफ्ट टर्न लेता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर हमेशा जो डायग्राम बनेगा वो कहाँ से बनेगा, सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट से नॉर्थ कहाँ ऊपर की तरफ होता है, तो आपने इस प्रकार से एक लाइन खींच दी और ये दूरी हो गई 10 किलोमीटर की, ये दूरी हो गई 10 किलोमीटर की। अब यहाँ पे आके खड़ा हुआ, अब यहाँ से वह जो है लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब देखो ये जा रहा है नॉर्थ में, लेफ्ट टर्न लेगा एंटी क्लॉकवाइज,
लेफ्ट टर्न लेगा एंटी क्लॉकवाइज और ये दूरी चल दिया वो 10 किलोमीटर, ये दूरी चल दिया 10 किलोमीटर। इसके बाद जो है फ्रॉम देयर ही टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब ये जा रहा है वेस्ट में, राइट टर्न कहाँ लेगा? ऊपर की तरफ। इसको जरा और नीचे से बनाते हैं, देखो देखो यहां से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर पॉइंट है आपका जो है नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, इस प्रकार से आपने बना दिया और ये दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। इसके बाद ये लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये दूरी जो है वो भी 10 किलोमीटर की है। अब ये जा रहा है वेस्ट में, अब ये जा रहा है वेस्ट में। इसके बाद फिर से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न जब लेगा तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। देखो ये क्लॉकवाइज होगा और ये दूरी है आपकी 10 किलोमीटर की। तो अब ये किस दिशा में जा रहा है? ये अभी भी नॉर्थ में ही जा रहा है, अभी भी ये किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ में ही जा रहा है। क्लियर है? कहाँ जा रहा है? अभी ये नॉर्थ में जा रहा है। तो देखो ये 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर ये 10 किलोमीटर। तो अब ये किस दिशा की ओर उन्मुख है? नॉर्थ की ओर उन्मुख है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको एक तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, अर्थात दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। तो यहां पर देखो कह रहा है कि अमन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज कॉलेज, वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर। उसने 2 टर्न लिए, एक पहले जो है वो कहां जा रहा था? नॉर्थ में। एक उसने लेफ्ट टर्न लिया, एक उसने राइट टर्न लिया। लेफ्ट से राइट क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां पे आपका जब दोनों कैंसिल हो गए तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि अभी भी वह नॉर्थ डायरेक्शन में ही चल रहा है। ठीक है ना? तो आप डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए लेफ्ट से राइट डायरेक्ट कट करके, अगर यहां पे मान लो 2 राइट होते तो एक राइट बच जाता, एक लेफ्ट राइट कट जाता, एक राइट बच जाता, तो उसको एक बार राइट टर्न करा देते। अगर 2 लेफ्ट होते तो एक बार उसको लेफ्ट टर्न करा देते। अब यहाँ पे ना तो 2 राइट है ना तो 2 लेफ्ट है, एक लेफ्ट और एक राइट है, दोनों कट गए तो सेम वही डायरेक्शन आ जाएगा। तो अभी भी जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन में ही चल रहा है। आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका जो है कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। ठीक है ना? 16 है, 18 है, 20 है कि 12 है? तो जरा देखो भाई, अब यहां पर आपको जो है ये आकृति दिख रही है, इसमें आपको क्या ट्रायंगल बताने हैं, कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो इसको देखो कैसे हम कर सकते हैं। यहां पे जो है आप इस चीज को याद रखिएगा, अगर कोई ट्रायंगल इस प्रकार से बना है और उस ट्रायंगल में अगर एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींची जाती है तो उसमें हमेशा 3 ट्रायंगल बनते हैं। कैसे? देखो आप चाहे तो इसकी नंबरिंग कर लें 1 और 2 जो इसके पार्ट है, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दें 1 + 2 तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे देखो भाई, और चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, एक ये है, दूसरा ये है और एक ये तीसरा है। तो जब भी एक ट्रायंगल में एक वर्टिकल लाइन खींची जाती है तो आपके उसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 3 देखो 1 2, ठीक है ना? यहाँ से 1 और 2, यहाँ से 1 और 2, यहाँ से 1 और 2। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ से आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे, यहाँ से आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे, यहाँ से भी आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे और यहाँ से भी आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे। और कोई ट्रायंगल आपको दिख रहा है? बीच में तो कोई ट्रायंगल होगा ही नहीं, बीच में कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो कितने ट्रायंगल हो गए? आपने कहा बहुत सिंपल सा है, 3 × 4। तो आपके टोटल जो है 12 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है? 12 हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 ट्रायंगल हैं इस डायग्राम में। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23rd क्वेश्चन है, देखिए भाई 23rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 23rd नंबर क्वेश्चन है कि इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। यदि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को दिए गए वर्ण से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 10वां अक्षर होगा। अब यहाँ पे अल्फाबेट तो दी नहीं गई, तो अल्फाबेट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखो अल्फाबेट की अगर बात करें तो यहाँ पे ए, फिर आपका आएगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर आएगा आपका ई, एफ, जी, एच, आई,
फिर आएगा आपका J K L M N O P Q R, फिर आएगा आपका S T U V W X Y और ये हो जाएगा Z। अब यहाँ पे जरा देखो एक चीज, यहाँ पे जरा एक चीज देखिए, जहां से मैंने आपको पहले बताया, जहां से चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे वो आपका कोई पंक्ति हो, जहां से शुरू होती है उसको हम लेफ्ट इंड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट इंड। तो ए क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट इंड, जहां पे ए है ये हो जाएगा लेफ्ट इंड, और जहां पे जेड लिखा है ये हो जाएगा आपका राइट इंड, ये हो जाएगा आपका राइट इंड। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दीजिए। उसने कहा कि बी से शुरू बी से शुरू करिए और प्रत्येक अल्टरनेट लेटर्स को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। देखो बी डिलीट हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर आपका एफ एच, फिर आपका जो है जे एल एन पी, फिर आपका आर, फिर जो है यहाँ पे टी, फिर वी, फिर एक्स, फिर जेड। अब जो है आप बताना कि राइट एंड से दाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा, जरा काउंट कर लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं। अब आपको एक वर्ड दिया गया है CREATIVE क्रिएटिव का, इसमें आपको बताना है कितने पेयर हैं, 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है। तो देखो इसको करना कैसे है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से। अब इसमें आपको पेयर बताने कितने पेयर हैं। तो सबसे पहला काम क्या, देखो जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है हम करेंगे इस क्वेश्चन को अल्फाबेट के कोड के माध्यम से सॉल्व। अब पेयर बनाने में आपको 2 चीजें याद रखनी है कि जो भी अल्फाबेट है उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको काउंट करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, अर्थात पेयर हमेशा A to Z बनता है, Z to A पेयर कभी नहीं बनता। ठीक है ना। जैसे अभी देखो आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहां पे क्रिएटिव लिख लिया CREATIVE। अब देखो जरा इसको कोड लिख लीजिए कितना है। C का है आपका 3, R 18, E आपका 5, A1, T20, I9, V22 एंड E आपका होता है 5। ठीक है ना। अब जरा देखो यहां पे आप 3 है तो 3 से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। 3 है तो 3 से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब 3 का जो पेयर है उससे बड़े से बनेगा, छोटे से नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब 3 के लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपको काउंट करना है। ठीक है ना। इसको जरा और नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां पे लिख लेते हैं। देखो C है, फिर आपका R है, फिर E है, फिर आपका A है, T है, I है, V है और E है। तो देखो यहां पे C का कोड कितना है आपका, C का कोड है 3, R का 18, E का 5, A1, T20, I9, V22 और E5। तो पेयर जो है हमेशा कहां बनेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। सर 3 आ गया, आप 3 से क्या करें, 3 से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे देखो 3 4 5, एक पेयर बन गया C और E का। उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, लेकिन वही अक्षर हो जरूरी नहीं है। जैसे C और E के बीच D होता है, यहाँ पे R है, तो एक अल्फाबेट है ना इसके बीच, तो एक पेयर बन गया किसका, C और E का। एक पेयर बन गया C और E का। एक अल्फाबेट से कई पेयर बन सकते हैं, तो अगर उससे बड़ा आपको दिख रहा है आगे तो जरूर काउंट करिए। 5 का फिर क्या आएगा, 6 7 8 9 10। और देखो जब आपने यहां काउंट किया तो 5 आपके मुंह से निकला, 5 यहां पे रखा तो एक पेयर बन गया। अब जरा 18 पे आ जाइए। देखो 18 का जहां काउंट करिए, 18 का 19 20 21 22 23 25, कोई पेयर नहीं बनेगा। इससे बड़ा था तभी हमने काउंट किया, अगर बड़ा नहीं होता तो हम काउंट नहीं करते, क्योंकि पेयर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई पेयर नहीं बना, इसके लेफ्ट में भी काउंट करिए तो आपका 18 19 नहीं बनेगा। 5 पे आ जाइए। देखो 6 7 8
9 10 नहीं बनेगा, इधर काउंट करिए 6 7 नहीं बनेगा, 1 पे आ जाओ 2 3 4 5 देखो एक पेयर ये बन गया 2 3 4 5 एक पेयर बन गया ए ई का, एक पेयर बन गया ए ई का, जरा लेफ्ट में काउंट करो 2 3 4 नहीं बनेगा, फिर आपका 20 का 21 22 देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका बन गया टी से वी का, टी से वी का, फिर 23 नहीं बनेगा, 20 से बड़ा इधर है ही नहीं तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पेयर हमेशा बढ़ते क्रम में बनता है। 9 के बाद 10 11 नहीं बनेगा, इधर काउंट करो 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा, 22 से बड़ा है नहीं तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। 5 से 6 7 8 9 10 11 12 कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से। किस टॉपिक से पूछा गया है? ये पूछा गया है आपका जो है वाटर एंड मिरर इमेज से, और ये है जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। अब देखिए ये आपको जो है एक आकृति दी गई है, MN में एक दर्पण रखा गया है और आपको बताना है इसमें कौन सी जो है उसकी सही मिरर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर जरा एक बात समझो, मिरर एक होता है उसको रखने के दो तरीके होते हैं, एक वर्टिकल, अगर ऐसा रखा है तो ये वर्टिकल है, और अगर इस प्रकार से मिरर रखा है तो इसमें क्या चेंजमेंट होता है, लेफ्ट से बदलता है आपका राइट, लेफ्ट से बदलता है राइट, और राइट से बदलता है लेफ्ट। लेकिन अप एंड डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। अगर मिरर ऐसा रखा है तो ये मिरर होता है आपका हॉरिजेंटल, और अगर मिरर हॉरिजेंटल रखा है तो अब बदलता है डाउन से, अर्थात ऊपर का भाग नीचे के भाग से और नीचे का भाग ऊपर के भाग से बदल जाता है। लेकिन लेफ्ट एंड राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, लेफ्ट एंड राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। अब जरा देखो यहाँ पे आपको, अब देखो यहाँ पे भाई क्या चेंजमेंट होगा, तो लेफ्ट राइट बदलेगा, अप डाउन नहीं बदलेगा। अब देखो एक चीज ये कि इसके लेफ्ट में जो है मिरर को रखा गया है, तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो पास में है तो पास में आएगा, जो दूर है तो सो दूर जाएगा। तो ये पार्ट जब पास में है तो ये पास में आपको दिखाई पड़ेगा, ये दूर है तो ये दूर दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे अगर देखें तो भाई मिरर यहां पर है तो इसके पास में होगा। तो अब यहां पर पहले देखो कि आंसर कौन सा नहीं हो सकता। जैसे आपका डी आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे केवल लेफ्ट राइट बदलेगा, आपका अप डाउन तो बदलेगा ही बदलेगा नहीं। दूसरी बात अगर हम बात करें देखो तो यहां पर ये आपके पास में दिखाई पड़ेगा, अर्थात ए और जो आपके अगर बात करें तो बी और सी, इनमें से कौन सा होगा, तो सी तो होगा ही नहीं, सी तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, सी तो होगा ही नहीं। अब ए और बी में से कौन सा होगा ये जरा देखो, क्योंकि यहां पे देखो आपका जो है भाई ये पास में दिखाई पड़ेगा तो इधर दिखाई पड़ेगा ना, ये इसमें देखो चेंजमेंट ही नहीं हुआ। इसमें जो है आपका जो है ये लाइन से देखो, ये लाइन में चेंज हुई क्या, नहीं हुई ना, ये फिगर एज इट इज रख दिया गया तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब ए और बी में जरा देख लो, तो आपने कहा ए बी में सारी चीजें सही हैं। इस जो अंदर वाला जरा फिगर देखो, लेफ्ट राइट यहां पर भी चेंज होना चाहिए, तो ये पहले दिखाई देगा, ये बाद में दिखाई देगा। तो देखो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर दोनों में जो है क्या आपका डिफरेंस है, तो ये जो लाइन है देखो, ये आपकी दूर है तो दूर दिखाई पड़ेगी, और ये पास में है तो पास दिखाई पड़ेगी। तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये इसके पास दिखाई पड़ेगा, ये इसके पास आएगा, जबकि देखो यहाँ पे क्या है, इधर जो है ये आपका इधर है, ठीक है ना, ये जो है भाई ये दूर है, ये आपका पास में तो इधर आएगा ना, जबकि ये इधर में है, इसलिए जो है इसके अंदर में चेंजमेंट नहीं, इसलिए बी भी आंसर आपका नहीं हुआ। देखो ये वाला पार्ट ऐसे होगा, ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर होगा, ठीक है ना, जबकि इसमें चेंजमेंट, इसलिए आपका आंसर बी भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से लिया गया है।
क्वेश्चन की अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज shows below in the given figure from the given options indicate how will it appear when opened। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काट दिया जाता है जैसा कि नीचे दी गई आकृतियों में दिखाया गया है। दिए गए विकल्पों में से बताएं कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब देखो एक्स वाई जेड में किस प्रकार से आपके पेपर को फोल्ड किया गया है, काटा गया, वो दिखाया गया है। डॉट ये दिखा रहा है कि पेपर को कहां से फोल्ड किया गया, एरो ये दिखा रहा है किस प्रकार से फोल्ड किया गया। अब फोल्ड करने के बाद जेड में दिखाया गया कि इस प्रकार से इसको कट कर दिया गया। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा, जो सबसे पहले ओपन फोल्ड होगा सबसे लास्ट में, जो सबसे पहले ओपन होगा फोल्ड होगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा, और जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा सबसे पहले ओपन होगा। सबसे लास्ट में ये फोल्ड हुआ तो सबसे पहले यही तो ओपन होगा। अब देखो लाइन ऐसी आनी चाहिए, लाइन ऐसी आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो इसमें केवल ए में है, बाकी तो किसी में है ही नहीं। डायरेक्ट देखो आंसर आ गया। ये लाइन देखो, ये लाइन ऐसी लाइन आनी चाहिए, किसी में है ना, तो ये बी में है ना, तो डी में है ना, तो सी में है, तो आंसर ए ही सही होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये लाइन देखो ना, ये लाइन तो इस लाइन का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ये जब ऊपर की तरफ जाएगी तो भाई ये लाइन देखो ना, ये लाइन केवल एक में है, किसमें, ए में, बाकी किसी में ऐसी लाइन है ही नहीं, तो ए के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।